तो आज हम लोग क्लास 11th का एकदम बेसिक पार्ट स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी में हम एटॉमिक मास कहते हैं। हमेशा केमिस्ट्री में द्रव्यमान के स्थान पर अगर भार का प्रयोग किया जाए तो मीनिंग एक ही रहती है, जैसे परमाणु द्रव्यमान बोलें या परमाणु भार बोलें। एटॉमिक मास यूज़ करें चाहे एटॉमिक वेट, दोनों ही आइडेंटिकल है। तो परमाणु द्रव्यमान को समझने से पहले हम कुछ तथ्य पर जाते हैं कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपको अगर 1 किलोग्राम कोई सामान लेना है मार्केट से, मान लीजिए कि 1 किलोग्राम दाल लेना है, तो मार्केट में आप जाएंगे तो क्या होगा, दुकानदार एक स्टैंडर्ड यूनिट 1 किलोग्राम का एक मानक द्रव्यमान होगा, उसी से तौलकर आपको दे देगा। जैसे अगर दुकानदार के पास देने जाएंगे मान लीजिए कि दाल, तो ये क्या होगा, 1 किलोग्राम का ये आपके पास बाट होगा दुकानदार के पास, और ये इस तराजू पर रख कर 1 किलोग्राम दाल, यानी कि अगर दाल है तौलेगा, और यहाँ पर ये बैलेंस होता है। अगर इक्विलिब्रियम पर आ गया तो ये दाल आप क्या बोलेंगे कि 1 किलोग्राम की दाल हो गई। तो ये जो दाल का आपने वजन निकाला है, द्रव्यमान निकाला है, वो किसको मानक मानकर, 1 किलोग्राम को मानक मानकर। तो यहाँ पर ये जो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान आपको अगर मार्केट में जाना है किलोग्राम में या ग्राम में, तो उसको एक मानक के रूप में ही आपको तौल देते हैं कि इस दाल को आप लेके जाएंगे साइंटिफिक लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, कहेंगे भैया द्रव्यमान को ज्ञात करने की सही विधि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है, और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमको बताइए कि क्या ये 1 किलोग्राम की दाल है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। एक क्या होगा कि एक मानक मान लिया गया है 1 किलोग्राम, इसी के रिस्पेक्ट में जब ये बैलेंस हो जाएगा रासायनिक तुला, तो आप बोल देंगे कि हाँ 1 किलोग्राम बाट है, बराबर आ गया है, तो दाल भी हमारी 1 किलोग्राम की आ गई। तो ये जो दाल का वजन आपने निकाला वो कैसा है, ये क्या रियल है, ये क्या वास्तविक जो दाल का वजन है क्या वास्तविक है? नहीं, वो 1 किलोग्राम जो मानक माना गया है उसी के सापेक्ष है। ये आपका मानक द्रव्यमान है। मानक द्रव्यमान यानी कि आपने इसको स्टैंडर्ड मान लिया है, एक स्टैंडर्ड मान लिया है, और इसी के सापेक्ष इसका वजन निकाला, स्टैंडर्ड के सापेक्ष। तो ये जो दाल का वजन है क्या ये वास्तविक है? ये दाल का वजन वास्तविक नहीं है, बल्कि 1 किलोग्राम के सापेक्ष है। इसका मतलब ये वजन सापेक्षिक है, सापेक्षिक वजन, सापेक्षिक द्रव्यमान है ये, जिसको हम बोल देते हैं रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, इसको हम रिलेटिव मास बोल देते हैं। ऐसे कोई भी सामान लेने जाएंगे तो उसका रिलेटिव मास आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम परमाणु के द्रव्यमान को, अगर हम इस दाल के स्थान पर क्या कर दें, दाल के स्थान पर अगर हम यहाँ पर कर दें कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, यहाँ पर देखिए सिंगल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटम है, उसका द्रव्यमान इस 1 किलोग्राम के सापेक्ष आप बताइए कितना है। तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान आप, यानी कि जो तत्व होता है, कोई भी तत्व होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि वो आंखों से नहीं दिखाई देता, उसका द्रव्यमान भी बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि उसको आप 1 किलोग्राम, ये बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी इस हाइड्रोजन के द्रव्यमान को मापने के लिए। अगर हम इसका रियल द्रव्यमान देखते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये आधुनिक समय में एक मेथड है द्रव्यमान को ज्ञात करने का। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मास को ज्ञात करने का एक आधुनिक तरीका है जो वेव और लाइट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मास ऑफ हाइड्रोजन, एक सिंगल हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम मापा गया। इसका मतलब बहुत ही कम है। यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, या आप कह सकते हैं 10⁻³ ग्राम। अब सोच लीजिए कि इन दोनों की तुलना कीजिए, ये यूनिट बहुत बड़ी है
और ये द्रव्यमान हाइड्रोजन का या किसी भी तत्व का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, तो 1 किलोग्राम के आधार पर आप इसको मानक मानकर नहीं निकाल सकते। देखिए यहाँ पर जब उस समय 18वीं सदी चल रही थी, 17वीं सदी 18वीं सदी में, तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी मेथड नहीं थे। तब सभी परमाणुओं का या सभी तत्व का द्रव्यमान सापेक्षिक ही निकाला जाता था। यानी कि सापेक्षिक द्रव्यमान अगर निकालना है तो हमको किसी एक तत्व का, यानी कि कोई एक तत्व ऐसा होगा उन तत्वों के बीच में जिसको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा, जिसको मानक मानना पड़ेगा, और मानक मानकर सारे तत्वों का हमको परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान इसके सापेक्ष निकालेंगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान बहुत ही कम है 1 किलोग्राम की तुलना में। तो हम अब ऐसा क्या करें कि सारे तत्वों का या हाइड्रोजन का द्रव्यमान आसानी से ज्ञात किया जा सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर उन्हीं तत्वों के बीच से एक ऐसे तत्व का चॉइस करेंगे जो अन्य तत्वों के सापेक्षिक द्रव्यमान को अच्छी तरीके से बता सके। तो हम मानक द्रव्यमान के लिए क्या ले लेंगे, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान। ध्यान दीजिए, कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर हम मानक मान लेंगे, मानक मान लेंगे। और इसको मानक मानकर जब अन्य तत्वों का द्रव्यमान निकालेंगे तो वो सापेक्षिक रूप से ठीक ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के सापेक्ष, तो निकल जाएगा। मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। मास ऑफ यानी कि द्रव्यमान ऑक्सीजन का निकालना चाहते तो निकल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि प्राचीन काल में परमाणु का जो द्रव्यमान ज्ञात किया जाता था वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से नहीं ज्ञात किया जाता था, बल्कि कार्बन 12 समस्थानिक को स्टैंडर्ड यूनिट मानकर ज्ञात किया जाता था। इसलिए सबसे पहले चीज़ ये हो गई कि ये जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमारा कैसा स्टार्ट किया गया मापने में, सापेक्षिक परमाणु भार। ये हमारा भार था सापेक्षिक परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार। तो परमाणु भार हमेशा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हमेशा सापेक्षिक होता है, सापेक्षिक। दूसरी कंडीशन है कि इसमें परमाणु के द्रव्यमान को मापने के लिए किसको स्टैंडर्ड माना गया, कार्बन 12 समस्थानिक जो था, समस्थानिक मानक मान लिया गया, इसको मानक मान लिया गया। अच्छा, कार्बन 12 समस्थानिक मानक मानने, जैसे सारे तत्व हैं, अब सारे तत्व में हाइड्रोजन को भी मानक मान सकते थे और किसी तत्व को, सोडियम को मान सकते थे, लेकिन कार्बन 12 समस्थानिक को मानक ही माना गया। स्टार्टिंग में पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया, ये तो फेल हो गया। फिर ऑक्सीजन को माना गया, ये भी फेल हो गया। अब रिसेंट समय में कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या 12 है, इसी को 1961 से इसी को मानक मान लिया और आज तक ये चल रहा है केमिस्ट्री में। तो कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मानने के भीतर क्या रणनीति रही होगी, एक तो इसका कार्बन 12 प्रकृति में अबेंडेंस ठीक ठाक है, अबेंडेंस यानी कि पाए जाने की जो संभावना है, अबेंडेंस है नेचर में जो पाए जाने की संभावना है, ये चौथे 5वें स्थान पर प्रकृति में पाया जाता है, आसानी से पाया जाता है। और एक तो ये क्या है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब ये क्या है, कार्बन 12 का जो समस्थानिक है वो अस्थाई है, अस्थाई के साथ साथ ये क्या है, औसत क्रियाशील है, औसत क्रियाशील का मतलब क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। जैसे सोडियम पोटेशियम की बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप गोल्ड लें, सिल्वर लें, उसकी बहुत कम होती है, तो इसकी ठीक ठाक होती है। तो ज़्यादा मात्रा में भी मिल जाता है, स्टेबल है
औसत क्रियाशील है। इसी आधार पर इसको अब 1961 से स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। तो किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया है, और कार्बन 12 के सापेक्ष जब परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो वो सापेक्षिक परमाणु भार होता है। वो उसका रियल परमाणु भार नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सापेक्षिक परमाणु भार होता है। चलो देखो इसको आगे समझो किस तरीके से। जैसे सपोज कर लो एक केमिकल बैलेंस पर हमने रासायनिक तुला पे कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु लिया। एक परमाणु को मान लीजिए एक ईंट से समझ लीजिए। कार्बन 12 का एक ईंट का मतलब एक परमाणु है, और इस परमाणु को हमने 12 भाग में छोटे छोटे पीस में ये मान लिया कि हमने कट कर दिया। यानी कि कार्बन 12 समस्थानिक का मतलब क्या है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग 12 है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग 12 है। तो सपोज कर लीजिए कि हम इस कार्बन 12 के एक परमाणु के ब्रिक को या ईंट को 12 टुकड़ों में तोड़ लिया। 1 2 3 4 5 6 12। इसका मतलब एक परमाणु था, अब एक परमाणु की ये 12 यूनिट हो गई। एक परमाणु की 12 यूनिट। आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कि 10 ग्राम का एक बाट है और एक ग्राम के 10 बाट है, तो दोनों को तौलोगे तो क्या आएगा, द्रव्यमान क्या आएगा, बराबर आएगा। इसका मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान इस कार्बन 12 की 12 यूनिट के बराबर आया। इस कार्बन 12 की 12 यूनिट के बराबर आया। इसमें से एक यूनिट, सिंगल एक यूनिट की अगर हम बात करें, एक सिंगल यूनिट, क्योंकि इसी के 12 पार्ट किए गए, सिंगल यूनिट को हम कहते हैं एक एएमयू। एक एएमयू, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का नाम दिया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट है। तो 12 पार्ट, एक परमाणु था उसके 12 पार्ट कर लिए, 12 यूनिट कर लिए। 12 यूनिट और एक परमाणु का दोनों का द्रव्यमान बराबर है, जिसमें से एक यूनिट को हमने किसका नाम दे दिया, एक एएमयू का। अच्छा, अब एक एएमयू किसके बराबर है, आप खुद सोच लीजिए। एक एएमयू इसी कार्बन 12 का हमने 12 टुकड़ा किया, 12 पार्ट किया, तो इसका मतलब 1/12 भाग। एक पार्ट लिया, 12 में से एक भाग लिए तो कौन सा हुआ है, 12वां भाग। 12 टुकड़ों में से अगर एक टुकड़ा लिया तो 12वां, तो 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक एएमयू किसके बराबर है, कार्बन 12 का एक परमाणु था और उसका एक पार्ट, ये समझाने के लिए एक पार्ट 1/12वां भाग अगर हम कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एक एएमयू के। तो ध्यान में रखना है, परमाणु द्रव्यमान जब भी आप ज्ञात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 को तो मानक माना गया है, बट कार्बन 12 के 12 एक परमाणु को 12 पार्ट में कर दिया गया, और 12 पार्ट में करने के बाद एक पार्ट को हमने किसका नाम दे दिया, 1 एएमयू का। ये स्पेशल यूनिट हो गई। एक तो स्टैंडर्ड यूनिट माने थे, अभी इसको और सूक्ष्म करके स्टैंडर्ड यूनिट हमने बना ली, जिसको हम कहेंगे एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, 1/12। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग एक एएमयू के बराबर होगा। अच्छा, इसको समझने के लिए अब जैसे मान लीजिए कि हम एक हाइड्रोजन लेते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं, और कार्बन 12 लेते हैं। कार्बन 12
देखिए कार्बन के 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, 13 और 14। ये तो अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादातर यही पाया जाता है, ये स्टेबल होता है और प्रकृति में ज़्यादा भी पाया जाता है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब यहाँ पर देखें मास ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पर हमने कार्बन 12 का एक परमाणु लिया, कार्बन 12 का एक परमाणु लिया, तो क्या हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से बहुत हल्का है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा भारी है और ये क्या है, बहुत हल्का है। तो हम क्या करेंगे कि इस कार्बन 12, देखिए इस कार्बन 12 को हम क्या कर सकते थे कि इसको छोटे छोटे 12 टुकड़ों में तोड़ लिया, ये 12 पार्ट में तोड़ लिया, ये दोनों मास आपस में बराबर है। ये एक क्या है, एक सिंगल यूनिट है, 1 यूनिट, एक सिंगल यूनिट है, एक इकाई है कार्बन 12 की। और मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर देखें, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या पाया गया कि अगर मास ऑफ हाइड्रोजन का जो रियल द्रव्यमान था वो कार्बन 12 परमाणु के केवल एक सिंगल यूनिट के ही बराबर मिला, एक सिंगल यूनिट के बराबर मिला। इसका मतलब 12 पार्ट के बराबर नहीं मिला। मास ऑफ हाइड्रोजन हल्का है, मास ऑफ कार्बन भारी है, लेकिन इसको हमने अगर काल्पनिक रूप से 12 टुकड़ों में तोड़ लिया तो एक टुकड़े का द्रव्यमान मास ऑफ हाइड्रोजन के बराबर मिला। अब जैसे यहाँ पर अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन कर लेते हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आप देखते हो द्रव्यमान संख्या 16 है। तो जब एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान लेते हैं, यहाँ पर मान लो एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान ले लिए और एक कार्बन का, तो ये ऑक्सीजन का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर तो 12 कम है ना, यहाँ 16 ज़्यादा है, ये कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम कार्बन 12 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यूनिट लेंगे। इस कार्बन 12 की एक यूनिट एक एमयू के बराबर है, 16 यूनिट ऐसे लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर होगा कार्बन 12 के 16 यूनिट के बराबर, 16 यूनिट के बराबर। जैसे एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक यूनिट के बराबर मिला, वैसे एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 16 यूनिट के बराबर मिला। अब अगर हम यहाँ पर सपोज कर लो कि सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, तो सोडियम का आप देखते हो कि 23 होता है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम सोडियम का लेते हैं, सोडियम, तो यहाँ पर हम कितने पार्ट होंगे एएमयू के, जैसे कार्बन 12 का 12 पार्ट तो है ही है, लेकिन और एक्स्ट्रा 13 पार्ट रखेंगे, इसका मतलब 23 पार्ट कर लेंगे, 23 पार्ट। और सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 23 यूनिट के बराबर हो जाएगा, कार्बन 12 के 23 यूनिट के बराबर। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है परमाणु द्रव्यमान में, कि परमाणु द्रव्यमान सबसे पहला पॉइंट है, परमाणु द्रव्यमान क्या है कि ये सापेक्षिक होता है, सापेक्षिक परमाणु भार, सापेक्षिक परमाणु भार, यानी कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो सापेक्षिक रूप से ही गणना में कर सकते हैं, रियल रखेंगे बहुत कम रहेगा, सापेक्षिक परमाणु भार। दूसरा क्या है, कार्बन 12 को मानक माना गया, जो सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है वो एएमयू के सापेक्ष, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान किसके सापेक्ष निकलता है, एएमयू के सापेक्ष, एएमयू। तो एएमयू क्या है, एएमयू हमने बताया, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है ये। एक एएमयू क्या है, तो एक एएमयू का मान आपने क्या देखा था, एक एएमयू जो होता है, हमने कार्बन परमाणु
के एक पार्ट से 12 पार्ट दिया था और एक पार्ट उसमें से लिया था। 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। तो 1 AMU इसके बराबर होता है। 1 AMU में क्या होता है, कार्बन 12 के एक परमाणु का, सिंगल परमाणु का द्रव्यमान हो और उसका 1/12वां भाग हो तो वो 1 AMU के बराबर होता है। देखिए आजकल AMU के स्थान पर U का प्रयोग होने लगा है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास का मतलब एकीकृत द्रव्यमान। तो रिसेंट टाइम में आजकल में AMU के स्थान पर U का प्रयोग हो गया है। तो सबसे पहले यही आपको देखना है कि परमाणु द्रव्यमान है क्या। तो परमाणु द्रव्यमान एक्चुअली में सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, और सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान हमेशा किसके सापेक्ष निकाला जाता है, AMU। और AMU किसको माना गया है, कार्बन 12 के एक परमाणु था और उसका 12 भाग कर लिया गया, जिसमें से केवल एक पार्ट लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU के बराबर मिला। अब जैसे परमाणु द्रव्यमान की अब डेफिनेशन, अगर मान लीजिए कि परमाणु द्रव्यमान को आपको परिभाषित करना है, तो परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करने के लिए हम क्या लिखते हैं, और अगर यहाँ पर लिखते हैं सापेक्षिक परमाणु भार, क्योंकि परमाणु भार सापेक्षिक ही निकलता है। सापेक्षिक परमाणु भार, देखिए किसी भी तत्व का अगर आपको सापेक्षिक परमाणु भार निकालना है तो क्या लिखेंगे, उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, या परमाणु द्रव्यमान कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे किसके सापेक्ष निकलेगा, AMU। 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो जब भी सापेक्षिक परमाणु भार निकालना है किसी भी तत्व का, तो उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान लिखिए और नीचे AMU के सापेक्ष निकाल लीजिए, तो वो हो जाएगा सापेक्षिक परमाणु भार। तो किसी भी तत्व का सापेक्षिक परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक ऐसी संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना है। अगर इसको डिफाइन करना चाहें परमाणु द्रव्यमान को, तो परमाणु द्रव्यमान क्या है, एक औसत सापेक्षिक, मतलब एक सापेक्षिक भार है जो किसके सापेक्ष निकाला गया है, एक्चुअली में ये AMU है, AMU के सापेक्ष, यानी कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये आता है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1 AMU तो है ही, 1 AMU का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा, बाद में देखा गया 1 AMU। यहाँ पर देखिए 1 AMU क्या है, 1/12 गुणे कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, देखिए ध्यान रखना है, ये तो समस्थान है जिसका परमाणु क्रमांक 12 है। एक परमाणु का द्रव्यमान हो 1/12वां कर दीजिए तो वो 1 AMU के बराबर होता है। तो आप इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि 1 मोल अगर कार्बन का परमाणु होगा तो उसका द्रव्यमान जो होगा 12 ग्राम होगा। 12 ग्राम, इसका मतलब जो परमाणु क्रमांक है अगर उसके आगे ग्राम लगा दिया जाता है तो वो 1 मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 मोल कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान बराबर, हम क्या लिखेंगे, 12 ग्राम में। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु भार भी कहते हैं। जो ग्राम परमाणु भार होता है वो एक्चुअली में क्या होता है,
1 मोल परमाणु का भार होता है। अच्छा, 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन होंगे आपको पता है? 1 मोल कार्बन में कितने कार्बन होंगे? 6.023 × 10⁻23। तो आप 1 मोल कार्बन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 6.023 × 10⁻23 कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? यही सेम चीज 12। 1 मोल के स्थान पर ये लिख दिया हमने। अच्छा, ये संख्या किसके बराबर होती है? Na एवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, एवोगाद्रो संख्या के बराबर। अच्छा, इतने कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो 1 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, इस टर्म को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही टिपिकल टर्म है। देखिए, 1 मोल कार्बन 12 के परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम, परमाणु क्रमांक के आगे ग्राम लगा देंगे तो वो 1 मोल परमाणु का हो जाएगा। 1 मोल का मतलब 6.023 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। तो 1 कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1 कार्बन, तो 1 को मल्टीप्लाई 12 से कीजिए, ये डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 12/6.023 × 10⁻23 ग्राम। अच्छा, ये वाली संख्या जो आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है? एवोगाद्रो संख्या के बराबर है। इसको हम Na लिख सकते हैं। ये जो संख्या है एवोगाद्रो संख्या के बराबर है। ये जो संख्या है 6.023 × 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या के बराबर है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, लिख सकते हैं कि 12/Na ग्राम, 12/Na ग्राम। तो 1 कार्बन के एक सिंगल परमाणु का द्रव्यमान कितना आ गया? 12/Na ग्राम। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, तो AMU का मान ग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 AMU = 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आया है? 12/Na। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/12 इंटू 12/Na, ये ग्राम में आ गया। 12 से 12 कट गया, 1/Na, ये ग्राम में। देखिए, 1 AMU की जो वैल्यू आई 1/Na ग्राम। Na क्या है? एवोगाद्रो संख्या। इसकी वैल्यू अगर पुटअप कर देंगे तो 1 AMU का ग्राम में मान पता चल जाएगा। तो 1 AMU = 1/Na का मान कितना होता है? 6.023 × 10⁻23, ये ग्राम में है। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 AMU का मान आएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम। देखिए, ये वैल्यू आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। 1 AMU का जो मान होता है वो होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, यानी कि इतना कम द्रव्यमान जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। तो मेनली क्या है, किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को अगर आपको ज्ञात करना है तो एक्चुअली में वो सापेक्षिक परमाणु भार ही होगा। अगर सापेक्षिक है तो मानक क्या मानेंगे? कार्बन 12 समस्थानिक को मानक मान लेंगे। और जब भी परमाणु भार आपको ज्ञात किया जाएगा तो सापेक्षिक परमाणु भार किसके सापेक्ष ज्ञात किया जाएगा? 1 AMU के सापेक्ष ही ज्ञात किया जाएगा।